बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमजा, आपसे भी और तमाम देखने वालों से भी एक ही सवाल है मेरा, आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और एक बंदा जो है वो साइड पे खड़ा हुआ है, मतलब, और वो देखता है कि वो आपकी आंखों में देखता है और फिर वो सोचता है यार मैं तो यहाँ पे गाड़ी डाल सकता हूँ, और वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर गाड़ी अंदर ले आता है? अच्छा, फ्रीक्वेंटली तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ही शरीर किस्म के लड़के मौजूद हो ना जो अपने ही किसी धुन में हो, तो वो ऐसे बगैर सोचे समझे करते हैं, देख के कोई नहीं करता। अच्छा, हमारे साथ जितनी खवातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं और वो ड्राइवर हैं, वो इत्तेफाक करेंगी अच्छा कि मुझे समझ में नहीं आती कि वो बजाय इसके कि सिग्नल देखें, ट्रैफिक रूल देखें, वो देखें ये मुमकिन है, वो देखें ये सही है, वो ये देखते हैं चलाने वाली गाड़ी औरत है, अगर वो औरत है तो वी कैन हैव इट, हम इधर से गलत साइड से भी गाड़ी जो है वो ले आएंगे। सिग्नल देखें या कानून देखें, वो खातून देखते हैं। वो खातून देखते हैं। अच्छा, सो ये देखें ना आप, एक होती है कि अच्छा फिर हमजा और तो छोड़े, आप गाड़ी में बैठे हुए हों और जो गुजरने वाले लोग हैं ना वो भी ये देखते हैं कि खातून गाड़ी चला रही है, चलो हम यहाँ से क्रॉस कर लें। भाई उससे हो सकता है उस वक्त ब्रेक ना लगे, फिर कहेंगे आप खातून गाड़ी अच्छी नहीं चलाती। नहीं तो आज हुआ क्या है कि आप ये बात यही हुआ है जो सारा कुछ बोल रही हूँ। ये एक दिन की कहानी नहीं है, हर दिन की कहानी है। और कई दफ़ा तो मेरा दिल करता है कि ना ही फिर ब्रेक लगाई जाए, एक दफ़ा इनको मज़ा चखा ही दिया जाए, लेकिन फिर मैं दरिया दिली और जो आप, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वैसे दूसरों को रास्ता देना चाहिए। और फिर एक अमूमी रवैया ये है कि जो ख़वातीन हैं वो अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, लेकिन जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है इसके ऊपर वो यही है कि ख़वातीन के एक्सीडेंट कम होते हैं, मर्द हज़रात के ज़्यादा होते हैं। फिर मर्द हज़रात क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं क्योंकि मर्द हज़रात गाड़ियाँ चलाते भी तो ज़्यादा ना, ड्राइवर्स भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारे ज़्यादा बहुत मोहतात गाड़ी चलाती हैं। और किसी खातून के पीछे गाड़ी चलाना वाकई थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल होता है। वो इतनी मोहतात होती हैं, इतनी कैलकुलेटेड होती हैं, और वो ब्रेक ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाती है कि उनके पीछे आपको खुद ही डर लग रहा होता है कि गाड़ी कहीं लग ये बात आप कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं करूँगा ना तो फिर ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन वो अच्छा कर रही होती है ना, वो कम से कम किसी को देख के तो वो फैसला नहीं कर रही होती, वो रोड को देख के डिसाइड कर रही होती है। अगर कोई भी डिसीजन रोड को देख के, ट्रैफिक लॉ को देख के, उस बत्ती को देख के करता है तो सही है। अगर वो जेंडर देख के करता है ना कि हमजा को तो मैं ये कर सकता हूँ, फरा को ये नहीं कर सकता, तो भले वो औरत के साथ किया जाए, मर्द के साथ किया जाए, ये गलत। असल में होता क्या फरा, होता ये है कि जब हम गाड़ी सीखते हैं ना चलाना, या मोटरसाइकिल सीखते हैं चलाना, तो उस वक्त जो कवानीन सिखाए जाते हैं उसके बाद सिर्फ खवातीन उन पर अमल करती रहती हैं, और जो मर्द हज़रात हैं वो कहते हैं कुछ नहीं यार, वो नए कवानीन इन्वेंट कर लेते हैं। वो इन्वेंट करते हैं कवानीन कि नहीं ये नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे हादसात से खुसूसी तौर पर बचने के लिए हादसात भी होते हैं। और फिर ये जो रवैया है दूसरों को अनकंफर्टेबल करने का, ये नहीं होना चाहिए। और आप कानून देखकर गाड़ी चलाएं, खातून देखकर गाड़ी ना चलाएं। हम टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के इंसानी ट्रायल भरपूर अंदाज में जारी। अवाम 2 से 3 माह में खुशखबरी सुनेंगे। कनाडा और चीनी कंपनी के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन के ट्रायल के 56 दिन पूरे होने पर एंटीबॉडीज टेस्ट होगा। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद नहीं कर सकते। कराची के ताजिर डट गए, हुकूमती फैसला मानने से साफ इनकार। कहते हैं पहले ही तवील लॉकडाउन की वजह से दिवालिया होने के करीब हैं, सुबह 10 से रात 8 बजे तक कारोबार करने दिया जाए। रात तक जो कूड़ा क्रिकेट जमा होता है सुबह लोगों के उठने से पहले साफ कर दिया जाता है। बन्नू को खैबर पख्तूनख्वा का सबसे साफ सुथरा शहर करार दे दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन दर्जाबंदी में बन्नू ने 57.50 पॉइंट्स हासिल कर लिए। इधर सर्दियां आई, उधर मूंगफली बाजारों में पहुंची। जिला चकवाल की देसी मूंगफली अपने जायके में लाजवाब है। चकवाल की रेवड़ी का भी कोई सानी नहीं। शो में आज मौसम सरमा की इन सौगातों का तस्करा करेंगे।
जी जनाब। तो यार कैंसाइनो का बहुत अच्छी हम सुन रहे हैं कि एक ऐसी ट्रायल जो कि आने वाली है बहुत जल्द, और एक अहम खबर जो है वो इसी से जुड़ी हुई है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हम सब लोगों में जहाँ खौफ और बेयकीनी की कैफियत है, वहाँ ये गुड न्यूज़ है कि हमारे मुल्क में यानी हम ही लोगों के ऊपर जो है इंसानी ट्रायल्स भरपूर अंदाज में जारी हैं। और इस हवाले से 2 से 3 माह में अच्छी खबर मिलने की तवक्को भी की जा रही है। और पाकिस्तान में कनाडा और चीनी कंपनी के इश्तराक से बनने वाली ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, कैंसाइनो के इंसानी ट्रायल का आगाज सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू किया गया था। और अब तक जितने अफराद ने हमजा इस ट्रायल में हिस्सा लिया है ना, डेटा के मुताबिक ट्रायल कामयाब जा रहा है, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। वैक्सीन ट्रायल को 6 हफ्तों से जायद का वक्त गुजर चुका है और 56 दिन पूरे होने पर एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाएगा, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितनी एंटीबॉडीज बनी है, कितनी रेजिस्टेंस इसने क्रिएट की है। और इस दौरान जो जिस्म में कोरोना वायरस दाखिल हुआ था तो वैक्सीन ने कैसे काम किया ये भी हमें मालूम हो जाएगा। और इस सारे अमल और नताइज मुरतब होने में 3 माह का अरसा कहा जा रहा है कि वो लग सकता है। और अब तक की अहम बात यह है कि जिन अफराद के ट्रायल किए गए हैं उनमें से किसी ने भी कोई मनफी असरात महसूस नहीं किए हैं। तो कंट्रोवर्सीज जो सामने आ रही थी वो सब झूठ है। हाँ, और कम से कम इस वैक्सीन के बारे में कहा जा सकता है कि इट इज़ सेफ सो फार। यहाँ हम आपको ये भी बताएं कि हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली ये जो कैंसाइनो वैक्सीन है, इसकी सिर्फ एक ही खुराक लगती है, जबकि अमेरिका में जो वैक्सीन बनाई गई है उसकी 2 खुराकें जो है वो लेनी पड़ती हैं। सो पोटेंसी में, स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, क्या ये वैक्सीन लगानी होगी, हर साल बाद लगानी होगी? मुमताज़ माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एजाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये शिफा अस्पताल में कोविड वैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं फ़रा, तो इनसे बात करते हैं। ट्रायल कैंपेन के हवाले से बताइएगा सर, कैसी जा रही है और आपको अभी तक कैसा लगा कि मुस्बत असर, मनफी असरात तो नहीं पड़ रहे हैं जो जिन लोगों ने लगवाई है? क्या लोग खुद से सामने आ रहे हैं या कुछ मुआवजा भी दिया जा रहा है? आपका शुक्रिया कि हमें मौका दिया, और दूसरी जो शुक्रिया मैं अदा करना है तमाम वो पार्टिसिपेंट्स जो वॉलंटियर्स जो आए हैं इस ट्रायल में, अभी तक हिस्सा ले चुके हैं, उनका ख़ास करके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कौमी मुफाद के सिलसिले में ये एक ट्रायल हो रहा है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा फ़ेज़ 3 वैक्सीन ट्रायल हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ी एक बड़े पैमाने पे हो रहा है। और मेरे ख्याल में हमें ये अच्छा मौका मिला है कि पाकिस्तान का नाम इससे रोशन होगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं हमें। अब तक जो वैक्सीन की ट्रायल का मैं बता दूं कि पाकिस्तान के 5 बड़े बड़े सेंटर्स में ये ट्रायल जारी है, और अभी तक 7000 से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में इसका नतीजा आया था कि वो सेफ वैक्सीन है, फ़ेज़ 3 भी ये बता रहा है कि मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे बुखार, दर्द वगैरह, तो वो सेल्फ लिमिटिंग या खुद ही ठीक हो जाने वाले हैं। और अब तक जो 5 बड़े सेंटर्स हैं उसमें लोग बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वैक्सीन को हम चाहते हैं कि ये जो इनिशियल 10,000 का टारगेट था उसको बढ़ाया जाए, ताकि हमें और मज़ीद मालूमात मिलें, क्योंकि बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिसका अभी तक हमें टाइम बताएगा, और जब ये वैक्सीन ट्रायल ख़त्म होगा तो तब हमें उसके नतीजा मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, कहते हैं कि वायरस फ्लू वायरस की तरह मुसलसल म्यूटेट करता है, तो ये म्यूटेशन जो है इसका मतलब क्या है फिर? कि हमें एक दफ़ा लगवाना काफ़ी हो जाएगा या फिर हर साल हमें लगवानी पड़ेगी और एक दफ़ा या कुछ महीनों बाद लगवानी पड़ेगी? इसके बारे में कुछ तय हो पाया अभी तक? और जिन लोगों को आपने अभी सैल्यूट किया है, जिनकी हिम्मत है कि उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया इस ट्रायल के लिए, उनके सिलेक्शन का तरीक़ाकार की भी वजाहत कर दीजिएगा। ठीक है जी। एक तो ये कि फ़र्क है, ये जो वैक्सीन ट्रायल का एक बाकायदा एक उसकी प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, जिसको साइंटिफिक तरीके से हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं कि इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एथिकल इश्यूज़ और एथिकली जो चीज़ें होती हैं वो उसको देखा जाए, ताकि तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी वैक्सीन ट्रायल के, इतने ग्लोबल लेवल पे 7 बड़े ममालिक में ये जारी है और 40,000 के करीब लोगों को लगेगी। अच्छा। ताकि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो, उनकी सेफ्टी हो, उनके जो राइट्स हैं उसको मद्देनज़र रखा जाए।
उनसे बाकायदा तौर पे कंसेंट ली जाती है, उनको बाकायदा तौर पे काउंसल किया जाता है, उसके बाद उनको जांचा जाता है कि वो इस ट्रायल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करते हैं तब जाकर उनके टेस्ट होते हैं। वैक्सीन से पहले उनको वैक्सीन लगाई जाती है, फिर उनको आधे घंटे के लिए देखा जाता है और फिर उनको क्लोज फॉलोअप जिसको हम कहते हैं कि हर हफ्ते उनको मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू हम फॉलो करते हैं। 1 साल तक ये ट्रायल जारी होगा। और जहाँ तक मुआवजे का ताल्लुक है तो मुआवजा हमने जिसको हम कहते हैं ट्रैवल अलाउंस है वो दिया जाता है, जो कि इस विजिट पे होता है और जब साल बाद दोबारा उनका विजिट होगा तो फिर दोबारा उनको मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, दुनिया में मुख्तलिफ वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल हो रहे हैं, ये वैक्सीन उन जो वैक्सीन हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? क्या पॉजिटिव्स हैं जो अभी तक हम देख सके हैं? बाकी तो जब मुकम्मल हो जाएगा ये मरहला तब पता लगेगा, अभी तक हमने क्या देखा? बड़ी अच्छी बात, क्योंकि देखिए दुनिया भर के अंदर कोई 200 के करीब वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं। तकरीबन 40 या उसके लगभग वो वैक्सीन हैं जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में चल रहे हैं। बाकी जो है अभी तक इनिशियल स्टेज में, लेबोरेटरी स्टेज में, एनिमल स्टेज में है। और 40 में से सिर्फ कोई 1 दर्जन के करीब यानी कि 11-12 के करीब हैं जो कि फेज 3 में आ चुके हैं। हर वैक्सीन मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, उसको मुख्तलिफ जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। तो जो वायरस होता है उसके मुख्तलिफ हिस्सों को लेकर उसको मॉडिफाई करके मुख्तलिफ वेक्टर्स को इस्तेमाल करके उसको वैक्सीन तैयार की जाती है और फिर उसको लगाया जाता है। जहाँ तक अभी तक वैक्सीन जो जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसे फाइजर वाली है या मॉडर्ना वैक्सीन है या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, वो अभी तक इफेक्टिव साबित हो चुकी है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि शायद पाकिस्तान के लिए मुनासिब ना हो। जैसे कि फाइजर वाली -80 डिग्रीज में रखा जाता है, तो जाहिर बात है कि इसके लिए आपको बाकायदा तौर पर नेशनल लेवल पे पूरे दुनिया ये मुल्क भर में इसके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है, तो शायद हमारे लिए वो मुनासिब ना हो। जहाँ तक ये चाइनीज़ वैक्सीन के और या कुछ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री के दरमियान रखा जाता है, तो इस वैक्सीन ये हमारे लिए शायद ज़्यादा सूदमंद होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन चूँकि चाइना के साथ इश्तराक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसमें शामिल हैं, और इसको हमारे लिए इस तरह फ़ायदा होगा कि हमें एक प्रायोरिटी बेस पे ये वैक्सीन मिलेगी, सस्ते दामों मिलेगी, हमें जल्दी मिलेगी। और दूसरी बात यह कि इतने बड़े लेवल पे हमारा नाम पाकिस्तान का इसकी वजह से आया क्योंकि हमने इतने बड़े वैक्सीन में पहली दफ़ा हिस्सा लिया, तो उसका फ़ायदा हमारे कौम को जाएगा, हमारे तमाम जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको जाता है, जिनकी बदौलत ये मुमकिन हुआ। बिल्कुल सही। तहकीक और जस्तजू में पाकिस्तान का नाम आना हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड भी है, लेकिन ये भी फरमा दीजिएगा कि इतने बल्क में अवेलेबल होगी कि पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, तो हमने अगर सबको लगानी हो तो सबके लिए अवेलेबल हो, और अफोर्डेबिलिटी आपने पहले ही बताया कि हर एक शख्स की पहुँच में होगी। इसके बारे में भी कोई अभी तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है? और कितने फ़ीसद इम्कानात हैं कामयाबी के कि ये जो ट्रायल्स अब तक कामयाब हो चुके हैं तो 100% हम इसे मार्केट में लाने में कामयाब हो जाएंगे? कब तक? देखिए ये फरा ये तो कहना कबल अज़ वक्त है कि ये इसके जो तमाम सवाल जो आपने किए हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो वैक्सीन है अभी तक प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही है। ठीक है। जब भी वैक्सीन आती है तो जाहिर बात है कि पहले उसको अपनी एफिकेसी या उसकी अफादियत अपनी बताती है। दूसरा ये कि उसने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि कितनी इफेक्टिव है कम से कम पाकिस्तानी कौम में भी। और दूसरा ये कि ये तो एक अगला स्टेप होगा, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल का, लाइसेंस का, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि मिलियन ऑफ डोजेज ये बने तो ये तो अच्छी बात होगी, जल्दी आएगी। लेकिन तमाम वैक्सीन जो अभी तक बनी है उसके लिए बड़े पैमाने पे काम हो रहा है कि ताकि मिलियन और मिलियन ऑफ डोजेज आएँ और हमें जल्दी मिले और डिस्ट्रीब्यूट हों। पाकिस्तान का चूँकि चाइना से इश्तराक है तो जाहिर बात है इसके लिए बहुत कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक।
तमाम कौमी अदारे और ग्लोबल जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे काम करिए कि किस तरह तमाम लोगों को, दुनिया भर के तमाम लोगों को, ख़ास करके गरीब जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क हैं, उनको कैसे ये पहुंचाई जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी, टाइम पे मिलेगी। असल बात तो ये कि मुमकिन हो कि टाइम पे मिले। बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एजाज खान साहब, पाकिस्तान ऑफ डिस्कवरी पे। और ये भी हमसा बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे साइंसदान और ऐसे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो कि इस ट्रायल के लिए अपने आप को पेश करते हैं, चूंकि म्यूटेट करता है ना, और हर इलाके में जाकर ये डिफरेंटली रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोविड के हवाले से आपको मजीद अपडेट भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं कि जो खुद जा रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं कि आप वैक्सीन जो अमल है, उसको ट्रायल का अमल है, वो हमारे ऊपर शुरू करें, और दूसरी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोरोना को संजीदा ले ही नहीं रहे हैं। और मसला ये है कि ये छोटी सी माइनॉरिटी जो कि समझते हैं कि मसला है और वो उसके ऊपर हिफाजती इक़दाम भी लेते हैं, वो भी उस वक्त तक उसके खतरे का शिकार है जब तक कि वो लोग जो कि इसके बारे में गैर एहतियाती तदाबीर जो है या गैर मुहतात रवैया अपनाए हुए। कोरोना SOPs पे अमल दरामद ना करने का नतीजा अब हम सबके सामने है। मुल्क भर में वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है और मजीद आती जा रही है। और जुलाई के बाद आपको बता रहे हैं, जुलाई के बाद पहली मरतबा एक रोज में केसेस की तादाद 3000 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये एक्टिव केसेस हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए, जबकि 3009 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये बार बार हम आपको एक्टिव केसेस का बता रहे हैं, यानी वो केसेस जो कि हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो जाते हैं। और सरकारी आदादोशुमार का ही सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जो सरकार के पास मौजूद हैं, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं या बाज़ारों में फिर रहे हैं और वो बता ही नहीं रहे उनको कोरोना या टेस्ट नहीं करवा रहे, वो इसमें शामिल नहीं है। कोरोना से हलाकतों की तादाद 7803 हो चुकी है, जबकि मजमूई केसेस 3,82,892 तक जा पहुँचे। और पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना ने वबा की दूसरी लहर की वजह से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाने का फैसला किया है। ये फैसला स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। और ये फैसला तो कर लिया गया, लेकिन जलसे तो होंगे क्योंकि अपोजिशन का दिल है, PDM ने जलसे करने हैं, उस पर कुछ नहीं है। और जब ये इजलास बुलाया गया, अपोजिशन का एक रुकन मौजूद नहीं था, एक रुकन भी वहाँ पर मौजूद, यानी खुद अगर बैठना ऐसे इज्तिमा में तो वहाँ पे ख़तरा है। वहाँ जहाँ अवाम के लिए फैसले करने हैं, पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, वहाँ पे ख़तरा है कोरोना का। लेकिन इज्तिमा में जाने के लिए और अवाम को उकसाने के लिए या उनको इश्तियाल दिलाने के लिए या उनको बताने के लिए कि जी आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हो गई है, वहाँ पे कोई कोरोना मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब के लिए कोरोना जो है ना, वो सिर्फ एक तमाशा है। हम उसे जब चाहते हैं हम अपने मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा हो। खैर, इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए असद उमर साहब ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और अपोजिशन जो जलसे कर रही है आवाम की ज़िंदगियों से खेल रही है, ये भी कहा गया। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। यही अपोजिशन पहली वेव के दौरान हुकूमत को कहती रही है आप बंद नहीं कर रहे सब कुछ। ये अपोजिशन हो, ये आप हो, मैं हूँ, जिन्होंने अपने घर पे बड़ी सी शादी रखी हो, ये खुदा ना खास्ता किसी की वफ़ात हो जाए और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, ये कोई भी ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पर हम इस वक्त की जो ज़रूरत है उसको बाईपास करते हुए गैर मुहतात रवैया अपनाएं, हम सब जिम्मेदार होंगे। जो लोग इस वजह से इस मर्ज़ का, इस वायरस का शिकार होंगे और अमवात का शिकार, उनकी जिम्मेदारी यकीन कीजिए हम लोग खुद होंगे। इस हवाले से हम आप की मुलाकात करवा रहे हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर बुशरा जमील से। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है ये कोरोना के वायरस की फैलाव में, ये अलार्मिंग है या ये प्रेडिक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था कि सर्दियों का रिलेशन वायरस के फैलने के साथ? ये भी हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अब तो सर्दी और भी बढ़नी है, तो क्या ज़्यादा बदतरीन खुदा न खास्ता सूरत हाल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा? जी शुक्रिया। ये एक्सपेक्टेड था कि सर्दियों में मर्ज फैलेगा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन सर्दियों में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और कोरोना वायरसेस के बारे में तो ये मालूमात पहले से थी कि सर्द और खुश्क मौसम में वायरस ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट में मुअल्लक रहता है और उसका फैलाव बढ़ जाता है,
दूसरी चीज़ ये है कि सर्दियों में मर्ज की शिद्दत भी बढ़ जाती है, चाहे वो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो ये 2 चीज़ें तो पहले से ही मालूम थी। तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि इन्फ्लुएंजा की एक्टिविटी बढ़ जाती है सर्दियों में, और दीगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। सो ये एक्सपेक्टेशन थी कि सर्दी में मर्ज ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। इसके अंदर थोड़ी सी तैयारी जो मिडल ऑफ द ईयर में की थी, जून जुलाई के महीनों में ICUs अपग्रेड किए गए थे, वेंटिलेटर्स लिए गए थे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के इंतजामात किए गए थे, वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल उस वक्त नहीं हुए थे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि इस वक्त अब उस तमाम तैयारी को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मरीजों की निगहदाश्त की जा सके। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, आप वजह क्या समझ रही हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि लोग संजीदा ही नहीं ले रहे। क्या वजह ये थी कि हमने पहले ही जो है ऐलान कर दिया कि हमने कामयाबी से मुकाबला किया है, इस वजह से लोग संजीदा नहीं ले रहे, या फिर लोगों ने देखा कि पहली लहर तो इतनी सख्त थी ही नहीं, दूसरी लहर में भी कुछ नहीं होगा? देखिए, लोगों का परसेप्शन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2% या उससे भी कम लोगों में शदीद बीमारी सामने आती है। तो जो चीज़ डॉक्टर्स देख रहे होते हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ होती है जो आम आवाम देख रहे होते हैं। आवाम को सिर्फ आगाही दी जा सकती है कंटिन्यूइंग मैसेजिंग से, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ साफ करना, ये एक्चुअल इंडिविजुअल्स और आवाम की अपनी जिम्मेदारी है। ये जोर ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सो मैसेजिंग ऐसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो कि कोशिश की भी गई, लेकिन इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की अपनी है कि वो खुद बचें इस बीमारी से। बिल्कुल से अभी पिछले दिनों इट वाज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ के NDMA के जो सरबराह हैं वो खुद कोरोना का शिकार हुए और रिकवर भी किए उससे। तो अब हम बहुत सारे तिब्बी अमले का भी सुन रहे हैं कि वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। ज़ाहिर है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके पास मुनासिब तिब्बी सहूलतें मौजूद हैं। एक और हमें अब कल हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमारे जो नुमाइंदे थे मुख्तलिफ शहरों में हमें बता रहे थे कि अस्पताल चौक हो चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पर मजीद मरीज लेने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बात सरकारी सतह पर नहीं कही जा रही। कहा जा रहा है हमारे पास तो बहुत वेंटिलेटर्स हैं, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, आप मुत्तफिक हैं और आप इस अप्रोच से भी मुत्तफिक हैं कि सब अच्छा है कहा जाए। और वाकई अगर इतनी ज़्यादा तादाद में मरीज़ आ गए तो हम हॉस्पिटल्स में उनको तिब्बी सहूलतें देने के लिए तैयार हैं। देखिए, कैपेसिटी तो है, उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स में जो चीज़ चोक हो रही है वो एरियाज हैं जो कोविड के लिए डेडिकेट किए गए थे। मसलन अगर 100 बिस्तर का अस्पताल है, उसमें से 30 बेड्स कोविड के लिए और 70 नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। जब वो 30 बेड्स भर जाते हैं तो कहा जाता है हॉस्पिटल चोक हो गया। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अगर 30 से ज़्यादा बिस्तरों की ज़रूरत है कोविड के लिए तो हॉस्पिटल्स ओपनली अनाउंस करें, अपग्रेड करें, क्योंकि सर्विस तो प्रोवाइड की जा सकती है। वजह ये कहने कि जी हम और मरीज नहीं लेंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी फुल हो गई। बहुत टाइम तैयारी करने का, डॉक्टर्स को मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी आ गई क्योंकि मैनेज करते रहे तो नियरली पूरा साल कोविड के पेशेंट्स देखे गए हैं। माइल्ड केसेस को कैसे हैंडल करना है, मॉडरेट टू सीवियर को कैसे हैंडल करना है, इन तमाम बातों का अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है। तो इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स जो है एक्चुअली अपग्रेड करके ज़्यादा पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बुशरा जमील साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और ये अहम मामला है जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो पैरामेडिक्स वहाँ पर देख रहे हैं, वो हम लोग भी नहीं देख रहे हैं। हम तो खैर उसको देखते हैं, कवर करते हैं, लेकिन जो वो उधर देखते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला डॉक्टर है और अस्पताल जाता है, सिर्फ उससे पूछ लीजिएगा कोरोना है या नहीं है। बिल्कुल सही। और जैसे हमजा भी इसका शिकार हुए थे, मैं भी, लेकिन हम लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुए थे। एग्जैक्टली। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सर्वाइव कर गए। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव जो है एक तो ज़्यादा ख़तरनाक है, दूसरा एल्डरली लोगों को ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, और तीसरा इसकी वजह से ज़्यादा जो सीरियस पेचीदगियाँ हैं वो पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से ये वायरस और इस मौसम में ख़ास तौर पे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसको संजीदा लीजिए, संजीदा लीजिए और इसको संजीदा लीजिए। और एहतियात के अलावा अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। खैर, कल वज़ीर आज़म लाहौर आए और इधर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह कौम ने पहले कोरोना को शिकस्त दी थी, फिर से हमने वही करना है। और उन्होंने कहा कि सिंगल फिगर से अमवात 50 से ज़्यादा में सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान जा चुकी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अदालती हुकूमतदूली कर रहे हैं और लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये जलसे जुलूस करके लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने, हम आपको सुनवाएंगे।
हमने फैसला किया है कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे। हम रोज़गार में जो भी चीज़ें रोज़गार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। मैं सबको कहूँगा जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, यानी जिनकी दुकानें हैं, जो हमने शॉपिंग मॉल्स भी हैं, SOPs के ऊपर सबने चलना है। और सबसे आसान SOP है कि अपने ये मास्क पहने। ये सबसे ज़्यादा एक आसान चीज़ भी है, लेकिन इससे वो फैलती सबसे कम है। फैसलाबाद अभी मैं होके आया था, वहाँ सारी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह चल रही है। अब वहाँ बल्कि उनको अब लेबर की कमी हो गई है, इतनी तेज़ी से वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो हम अब उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि अगर कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते। कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते, ये वज़ीर आज़म का कहना था। कारोबार के लिए तो चले सोचा जा सकता है कि रिलैक्सेशन दी जाए, जलसे जुलूसों के लिए वाकई नहीं ये ना मौसम साजगार है, ना हालात इस वक्त जो हैं वो इजाज़त देते हैं कि आवाम की ज़िंदगी, ना ही वहाँ पर ऐसे इंतज़ामात हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर ऐसे इंतज़ामात किए जा सकें। खैर, कोरोना वायरस, आपको हम ये क्लियर कर दें कि किसी खासो आम में फ़र्क नहीं कर रहा है। एक तरफ जहां मुल्क में रोज़ाना अमवात की तादाद 50 से ऊपर पहुंच चुकी है, वहीं अहम शख्सियात भी इसका निशाना बन रही हैं। हमजा, अगर हम देखें ना तो जस्टिस वकार अहमद सेठ, हमें सबसे पहले उनकी खबर मिली, फिर चौधरी अनवर अजीज़ की इसी तरह से खबर मिली, फिर चौधरी अहमद मुख्तार, उनके बारे में भी ये खबर आई कि वो भी कोरोना के बायस जो है चले गए हैं इस दुनिया से। ये सब वो वज़ादार और वो लोग थे कि जो यकीनी तौर पर मोहतात भी थे, बहुत सारे जो है SOPs को फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन ये वायरस इतना मोहलिक है और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। इस वज़ादार सियासतदान के बारे में हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे जो हमारे साबिक वज़ीर दिफा भी रहे हैं, चौधरी अहमद मुख्तार के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट देखेंगे। कोरोना वायरस के सामने किसी की नहीं चलती, कोई खास ना आम। जो भी आगे आया कोरोना का शिकार हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा DHL लाहौर में अदा की गई। कराची में फंक्शनल लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फ़कीर जादिम मंगरियो भी इंतकाल कर गए। फ़कीर जादिम मंगरियो कई रोज से ज़ेरे इलाज थे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस चौधरी शेरज़मान भी वफात पा गए हैं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और एहतियात कीजिए। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये जो संगीनी, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस संगीनी को शायद हम आपसे ज़्यादा करीब से देख रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमजा, आपको और देखने वालों को सबको पता ही होगा कि कोविड के बाद से एक नई टर्म जो है वो कॉइन की गई है और वो है कोविडोनॉमिक्स। कि आपकी पहले जो कोविड से पहले की ज़िंदगी थी और इकनॉमिक्स थी और मुआशियात थी और जो आपके कारोबार थे और जो ज़िंदगी थी वो कुछ और थी। और कोविड के बाद अब जो है ये एक नया इसके डायमेंशंस हैं, इसके नए असूल हैं, इसके नए कवायद। और इससे डील भी फिर उसी तरीके से करना है। हम वो ही नहीं कर सकते कि जी कि हम तो 12-12 बजे तक ये करते थे और हम तो ये किया करते थे। हमें तब्दील होना है और जहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो बाकी चीज़ों पर भी थोड़ा सा लेवरेज हमें जो है ना देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि तालीम तो हमारी पहली तरजीह है। लेकिन अब बदकिस्मती की बात है कि अगर पूरी दुनिया कोविडोनॉमिक्स की बात कर रही है तो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट किसी के अंदर भी पैदा नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत की बात कर ली जाए, जहाँ कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से तमाम कारोबारी मराकज़ को कहा गया कि शाम 6 बजे बंद कर दिए जाए, अहकामात भी जारी कर दिए गए। लेकिन ताजिर इस मामले में ज़रा सी भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और जो कराची के ताजिर रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पहले ही तवील लॉकडाउन की वजह से वो दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। मज़ीद कारोबार बंद करने की हिम्मत नहीं है। और ताजिर रहनुमाओं ने यह मुतालबा किया है कि कारोबारी औकात सुबह 10 से रात 8 बजे तक मुकर्रर कर दिए जाए। वैसे हमसा, मुझे ये जो औकात कार है ना, ये थोड़े पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे मुनासिब लग रहे हैं। अगर आप कराची में रहने का आपको इत्तेफाक हो ना, तो कराची में लोग लेट उठते हैं। वैसे तो पूरे सर्दियों में पूरे मुल्क में ही लोग जो है थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन बाजार जाने का जो रुझान है वो तकरीबन ये 10-12 बजे के करीब ही कहीं होता है। और फिर ये जो ऑफिस जाने वाले हजरात होते हैं, उनकी छुट्टी के बाद
के भी कुछ मामलात होते हैं जो ताजर रहनुमा इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि लोग जाना शाम को शुरू करते हैं तो 6 बजे बंद हो जाएगा। खैर ये मामलात हैं, जबकि दूसरी जानिब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी जो है ना वो भी उरूज पर है और इस पर जो है कार्रवाइयाँ भी अब की जा रही हैं। लेकिन इस हवाले से हम मौक़िफ़ लेंगे ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब का कि वो क्या कहते हैं, उन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ हैं हुकूमत के इस फैसले से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग शर्जील गोपलानी साहब, शुक्रिया आपका वक्त निकालने और हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है, लेकिन ताजर बरादरी का एतराज़ भी अपनी जगह पे ठीक है कि कारोबारी औकात जो है वो उनके टाइमिंग जो है वो किए जाएं। अब इसका कोई हल निकल रहा है, कोई आप दोनों पार्टीज़ की मुशावरत हो रही है, कोई दरमियान का रास्ता भी है कि अपने अपने मौक़िफ़ पे दोनों कायम हैं? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए किसी हुकूमती अरकान ने हमसे रब्ता नहीं किया है। कल एक चैनल के तवज्जुह से जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं तैमूर तालबी साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें कहा है कि आज कमिश्नर कराची को अहकाम दिए जाएंगे तो हमसे मुज़ाकरात करेंगे। और उनका कल ये मानना भी था कि जल्दबाजी में नोटिफिकेशन गलत इशू हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है कि सुबह 6 बजे मार्केटें खोली जाएँ। एक चीज़ अब सोचने की बात, सुबह 7 बजे चालू हो रहा है तो सुबह 6 बजे मार्केटें कैसे खुल सकती हैं? जब आप 12 घंटे वर्किंग आवर देने को तैयार हैं तो फिर आप जो है कम से कम वो वर्किंग आवर दें जिस पर ग्राउंड रियलिटी हो, जो उस पर कारोबार हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी शर्जील साहब ये फरमा दीजिएगा साथ कि ताजिर हजरात ये भी कहते हैं कि हुकूमत का काम है SOPs पर अमल दरामद करवाना, लेकिन जब मार्केट्स में लोग आते हैं तो ताजिर क्या थोड़ा सा इस मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सकते कि लोगों के साथ डीलिंग ही ना करें, जिन्होंने मास्क वगैरह नहीं पहने खुद से सख्ती कर दें ताकि हुकूमत को भी ये चीज़ चली जाए कि ये तो अमल करवाना चाह रहे हैं ताकि कारोबार चलता रहे? नहीं, आप देखें मेजॉरिटी जो दुकानदार हैं उन्होंने बाकायदा अपने दुकानों के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि विदाउट नो मास्क नो एंट्री। और आप पंजाब में भी देख लें, इस्लामाबाद में भी देख लें, तकरीबन दुकानों में नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लग गए और हम दुकानदारों ग्राहकों को विदाउट मास्क अपनी शॉप्स में नहीं आने देंगे। अब जो मार्केट में लोग मूव कर रहे हैं विदाउट मास्क, तो उनको तो हम ज़बरदस्ती मास्क नहीं पहना सकते। हम अपनी दुकानों की हद तक तो जो SOPs पर अमल करवा सकते हैं और करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कोविडोनॉमिक्स, इस वबा ने ज़िंदगी के कायदे कानून ही बदल दिए। कहाँ हम तो वो लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ बैठने वाले, हर गमी खुशी में शरीक होने वाले, अब हम मुंह छुपाए फिरने पे मजबूर हैं, इसलिए कि हम सबको मास्क लगाना है, एक दूसरे से दूरी पे रहना है अगर हमने बचना है, ज़िंदगी को बचाना है। तो आप नहीं समझते कि हमें कारोबार के असूल को भी थोड़ा सा बदल लेना और आप लोगों को भी थोड़ी ज़्यादा विजिलेंस दिखानी है? सिर्फ ये कह देना कि हमने लिख के लगा दिया है और अगर कोई नहीं करता तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? सख्ती अपनाना, आपकी ज़िंदगियाँ भी तो बहुत अहम है, इसका शिकार जो है वो ताजिर, खुदा न खास्ता बरादरी भी, हम भी, हर इंसान होगा ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपनी तो डेली रूटीन लाइफ चेंज करनी पड़ेगी और डेली रूटीन लाइफ चेंज होना भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके लिए जो तरीका आजमाया जा रहा है वो भी मुनासिब नहीं है। कम अज़ कम आपने अगर कोई नोटिफिकेशन इशू करना था और कोई मामला थे तो ताजिरों को ऑन बोर्ड लिया जाता। लास्ट कोविड की जो लहर आई थी, आप ये देख लें कि ना फेडरल गवर्नमेंट और ना ही किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी ताजिर को या आपके जो है तिजारत को सपोर्ट किया हो। दुनिया के दीगर ममालिक में भी यही लहर आई हुई है, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत की तरफ से अच्छी खासी पब्लिक को सपोर्ट मिल रही है, स्पेशली ट्रेडर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट मिल रही है। मैं आपको चाइना की बात बताता चलूँ कि इस वक्त कोविड जबकि पीक पे है चाइना में भी, लेकिन चाइना के अंदर इस वक्त इकोनॉमी का यह पोजीशन है कि जो $1200 का कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए मिलता था आज $3500 में भी अवेलेबल नहीं है। अब उनकी इकोनॉमी इस कोविड के होते हुए भी कहाँ से कहाँ गई और हमारी हुकूमत जो है वो हमें कहीं भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है। शर्जील साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि हुकूमत ने कह तो दिया कि सुबह 6 से शाम 6 तक जो है दुकानें खुली रहेंगी, अगर उसके बाद अभी दुकानें जो खुली हुई हैं क्या हुकूमत कुछ कार्रवाई भी कर रही है? कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है? कुछ ऐसी खबरें आप तक पहुँची? 390 दुकानों के परतों जो है सील किया गया था और जुर्माने किए गए, और जुर्माने जो किए गए वो 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक के जुर्माने किए गए, जिस पे हमारी बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। और हमने कल जो 72 आवर्स का अल्टीमेटम भी इसीलिए दिया है कि एक तो दुकानें सील की जाए, डीसील की जाए, और साथ में अगर आपने तनबीह करनी है और आपने कानून पर अमल दरामद कराना है तो कम से कम जुर्माना फर्स्ट टाइम आप इतना कम रखें कि अगली दफ़ा आप इससे ज़्यादा जुर्माना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई कानून की बालागश्ती पे कायम नहीं रहता
हम कानून और आइन तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम पुरअमन शहरी हैं। हमारा काम मुल्क में तिजारत करना और कानून और आइन पर अमल करना है, लेकिन कम से कम ग्राउंड रियलिटी पे अमल करते हुए इसको इस तरीके से किया जाए कि किसी के ऊपर ये बोझ ना पड़े। ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं आप, और शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। वेरी मच फॉर दैट। मैं अभी सोच रही थी हमजा, मुझे बड़ी मुश्किल होती है, आपका जो फेस आइडेंटिफिकेशन होती है ना, मास्क पहना हो तो वो भी नहीं होती। हाँ, वो नहीं होती है, वो भी आपको नहीं पहचानता, आपका मोबाइल भी कि आप कौन है जी आप, तो आपको अपने पासवर्ड जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो ज़िंदगी तो इस दर्जे तब्दील हो गई है, हर चीज़ जो है वो तब्दील हो रही है। वी हैव टू लुक फॉर न्यू वेज कि हमने इस नए दौर में इस सारी मुश्किल में सर्वाइव कैसे करना है। जापान में सबसे पहले सूरज चढ़ता है, और अगर आप उधर देखें तो 6 बजे आपको ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में 12-1 बजे लग रहा होता है। तो हम खुद को तब्दील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम तब्दील नहीं कर सकते। और जब मुझे और फराह को पता होगा कि 6 बजे दुकानें बंद हो जानी है, तो हम पहले जाके जो हमारा ज़रूरी सामान है वो ले लेंगे जब हमें पता होगा। अगर यूरोप जो है, बरतानिया जो है, वो समर टाइम एंड विंटर टाइम कर सकता है, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने वक्त और हालात के मुताबिक हमेशा से एडजस्ट करते चले आए हैं, तो एक वबा की सूरत में हम क्यों नहीं अपने तरीके बदल सकते। सोचेगा, एक ब्रेक भी ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी गई। अब किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की 2 साला डिग्रियां नहीं मिलेंगी। शादी सीजन का शानदार तोहफा, सोने की कीमत फी तोला 2350 रुपए कम। 10 ग्राम सोने की कीमत 2015 रुपए कमी के बाद 94,736 रुपए होगी। मुझे क्यों निकाला, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में अदम शमूलियत पर फट पड़े। कहते हैं लीग क्रिकेट को कभी पाकिस्तान के लिए खेलने पर फौकियत नहीं दी, जब टीम में शामिल नहीं करेंगे तो अपनी रोटी रोजी लीग खेलकर ही कमानी पड़ेगी। और आज शो में आपकी मुलाकात कराएंगे नौशहरा की बाहिम्मत खातून सीमा बाबर से, जो परेशान खाल नौजवानों बेवाओं का सहारा बनी है। ख़वातीन को रोज़गार देने और हुनर सिखाने के लिए वोकेशनल सेंटर खोला और ऐसा चलाया कि दर्जनों घरों के चूल्हे फिर से जल गए। तो जी जनाब, बिल्कुल कुछ हिम्मत की, हौसले की बात भी करेंगे, कुछ हीरोज़ की भी बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आप 2 साला डिग्री लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो अब आप वो नहीं ले सकेंगे। हाँ, और क्योंकि इस पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है HEC की तरफ से। 2 साला डिग्री प्रोग्राम में दाखिले का इरादा रखने वालों के लिए इंतहाई अहम खबर है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी गई हैं, और किसी भी कॉलेज से BA, BCom जो कि 2 साल का होता है और BSc जो 2 साल की है उसकी डिग्री नहीं मिलेगी। HEC बारहा पहले भी ये बात करता रहा है कि अब 2 साला डिग्रियां बंद करती जाएं। HEC का ये कहना है कि 2018 में पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी प्रोग्राम का इजरा तशवीशनाक है। यूनिवर्सिटियाँ फौरी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में दाखिले बंद कर दें। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे साबिक चेयरमैन पंजाब हायर कमीशन डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब से। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अगर HEC ने ये कह दिया था, जो कि अभी भी आपने डेडलाइन दी है कि इस सर्टेन टाइम तक जो है वो अपने आप को नया जो है प्रोग्राम वो 4 साला करें, तो ये 2 साला प्रोग्राम 2018 से क्यों इनरोल होते रहे? जो स्टूडेंट्स अब बीच में फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? 2018 से डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। कई स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर में दाखिला ले चुके हैं, उन्हें डिग्री को अपग्रेड करना होगा या उनकी डिग्री अक्सर कैंसिल हो जाएगी। इसका क्या तरीक़ाकार है? दरअसल ये सारा मामला कन्फ्यूजन पे बेस्ड है, क्योंकि HEC ने कह दिया था कि 2018 के बाद हम BA BSc में एडमिशन नहीं करेंगे, लेकिन 2 साल डिग्री होगी, उसका नाम होगा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। वो तो ऑलरेडी चल रहा है।
तो कोई कॉलेज के 2 साल डिग्री हो रही है लेकिन उसका नाम बढ़ गया है, बदल गया है, उसका नाम एसोसिएट डिग्री इन साइंस, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। तो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डिग्री है, इसका एसोसिएट डिग्री, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अप्रोच थी। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप डिग्री को प्रैक्टिकल बनाएं, स्किल बेस्ड बनाएं। शुरू में पहले साल तो आप नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे साल से इसको आप शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता HEC सपोर्ट करेगा उसको किस तरह स्किल बेस बनाई जाए। जहाँ रही बात आगे बढ़ने की, तो ये भी कहा गया, ये भी एक प्रोविज़न मौजूद है कि आप 2 साल डिग्री करने के बाद, एसोसिएट डिग्री करने के बाद आप BS पे जा सकते हैं। सिर्फ उसमें कुछ यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनके लिए 1 सेमेस्टर मेकअप क्लास करनी पड़ेंगी या डिफिशिएंसी दूर करने के लिए, उसके बाद BS 5th सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो कोई रुकावट की नज़र नहीं आती। कन्फ्यूजन ज़रूर है कि BA BSc के बजाय एसोसिएट डिग्री इसका नाम होगा। तो इसको तब्दील करने की क्या ज़रूरत पेश आई? अगर एसोसिएट डिग्रीज होंगी वो भी 2 साल ही होंगी और उसके बाद जो ऑनर्स प्रोग्राम है उसमें शामिल हो सकेंगे, तो इसको तब्दील करने की ज़रूरत क्या पेश आई थी? तो पेश ये आई थी कि जब हमने एनालाइज किया, लोग जी बैचलर डिग्री चल रही थी, बैचलर आर्ट्स भी था, बैचलर BS 4 साल भी था, उस पर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहली बात। दूसरी बात ये थी कि दुनिया भर में तो 2 साल डिग्री होती है, इसका नाम एसोसिएट डिग्री होता है। ये हाई एंड डिप्लोमा कहलाता है इंग्लैंड में, अमेरिका में कहते हैं एसोसिएट डिग्री। ये हमने खुद शुरू करवाया था, मैंने जब चेयरमैन था 5 कॉलेज में करवाया था, इसका नाम था कम्युनिटी कॉलेजेस। वहाँ पे डिग्री दी जाती है। डिग्री का मकसद ये नहीं कि सिर्फ डिग्री BA होगी, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट की डिग्री होगी। ये खाली एकेडमिक डिग्री नहीं होगी। तो लिहाजा हमने ऐसे सब्जेक्ट रखे थे, जैसे मास कम्युनिकेशन मीडिया की रखा था, उसके अंदर एसोसिएट डिग्री, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की रखी थी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे ताकि लोगों के पास एक खास स्किल आ जाए जो मार्केटेबल स्किल हो, जिसकी डिग्री लेने के बाद वो काम कर सके। तो काम नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी आगे BS करने के लिए। बिल्कुल ठीक। अरे डॉक्टर साहब, ये कोई क्रेडिट आवर्स बेसिकली लेबर फोर्स के जी कोई क्रेडिट आवर्स का भी अभी तो कोई क्रेडिट आवर्स का चक्कर नहीं है। अच्छा ठीक। अभी करंटली HEC ने सबसे सारी यूनिवर्सिटी से, डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूशन से कहा है कि प्लीज डेवलप ए प्रोग्राम फॉर एसोसिएट डिग्री विच विल इफ एकेडमिकली लीडिंग टू BS डिग्री, अगर करना चाहता है। लेकिन मकसद हमारा एसोसिएट डिग्री का ये है कोई जॉब मार्केट में जाए, एम्प्लॉयमेंट की जनरेट, उसके बाद दोबारा अगर फील करना, जैसे अमेरिका में होता है, आप 2-4 साल काम करने के बाद दोबारा आना चाहते हैं, वो दोबारा आप जा सकते हैं। अगर जो डेफिशिएंसी आप में है वो पूरी करें 1 सेमेस्टर के लिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन सिर्फ डिग्री का नोमेनक्लेचर बदल गया। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको मालूम ही है कि जब आप इश्तेहारात पढ़े मुलाजमतों के, तो वहाँ पर तो उन्होंने डिग्रियाँ वो मांगी होती हैं और उम्र भी वो मांगी होती है कि आप बचपन से पढ़ना शुरू करें, तो आप 35 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में PhD करके उनको चाहिए होते हैं। मतलब उन्होंने अगर एक PN भी भर्ती करना हो तो शर्त जो है तो BA होती है। तो अब फिर क्या इस डिग्री के बाद जो आप कह रहे हैं कि 2 साल डिग्री एसोसिएट ग्रेजुएशन हो जाएगी, ये तो ये फिर वैलिड हो जाएगी, उसी तरह मार्केट इसको रिसेप्टिव होगी, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, वो अंडर एस्टिमेट करेगी? इसका जब मैंने प्रोग्राम शुरू कराया था 3 साल पहले PHEC में, मैंने 5 कम्युनिटी कॉलेज बनाए थे जहाँ पे ऐसी डिग्री है। एक है आपके पास टाउनशिप कम्युनिटी कॉलेज, जाके देख लीजिए, टाउनशिप गवर्नमेंट कॉलेज में है। हमने कहा था कि आप इमीडिएटली अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर से बात करें, जैसे मीडिया वालों से बात करें कि हम मीडिया के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको वहाँ पे इंटर्नशिप करवाएं, अकाउंट फाइनेंस वाले जाकर उनसे इंटर्नशिप करवाएं। ये हम शुरू चाहते हैं, शुरू से ये एम्प्लॉयर के साथ कनेक्शन करें, ताकि जब ये काम खत्म करें, जैसे दुनिया में होता है, अमेरिका में जब एडमिशन लेते हैं कम्युनिटी कॉलेज में, पहले सेमेस्टर से आप काम करना शुरू कर देते हैं। पेड मोस्टली पेड होता है, यहाँ पे भी पेड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप डिग्री जो हो रही है स्किल आपके लिए तैयार की जा रही है। इस तरह टेक्सटाइल डिजाइनिंग से आप टेक्सटाइल से बात कर लीजिए, हम टेक्सटाइल की डिग्री दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये करेगा कौन? सारा ये था कि हम ये करेगा कौन? कोई एम्प्लॉयर जो है इंटर्नशिप पेड नहीं रखता। इंटर्नशिप का हमारी मार्केट इंडस्ट्री, जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का जो आपस में मतलब एक ब्रिजिंग थी, वही तो नहीं है। तो ये जो लिंकेज नहीं है, उस मिसिंग लिंकेज को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एस्टेब्लिश करेगा? इसकी जिम्मेदारी होगी जो इस कॉलेज को चला रहा है, जो कम्युनिटी कॉलेज चला रहा है, जिसके बाद 2 साल डिग्री हो, इसका नाम उन्हें बदल दिया, इसका नाम रखा एसोसिएट डिग्री कॉलेजेस, एसोसिएट डिग्री कॉलेज का नाम रखा, अभी नहीं रखा डिग्री कॉलेजेस, का नाम रखा एसोसिएट डिग्री कॉलेज, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर डिग्री कॉलेजेस जो 4 साल होगा। तो बेहतर ये है कि वो जो जिस डिग्री में जिस कॉलेज को एडमिशन देना है, उसमें एक पैकेज होगा पूरा। ये पैकेज HEC बना रहा है,
विद द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज बनाया है, ये नहीं कि वो खुद अलग से बना रहे हैं। दे आर इन्वॉल्विंग ऑल द यूनिवर्सिटी जो डिग्री अवार्डिंग हैं, उनसे कहा गया कि प्रोग्राम ऐसा बनाए, ऐसा बनाए जो प्रैक्टिकल भी हो, स्किल बेस्ड भी हो, और साथ साथ ग्रेजुअली करें, पहले साल ना करें, 2-3 साल के बाद करें, तो लिहाजा इसको स्टीमलाइन हो जाएगी 2-3 साल के बाद। ठीक है डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, बहुत लेकिन शुक्रिया। कंफ्यूजन है, ऐसी कोई बात नहीं, 2 साल बंद नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पास से आप बात कर रहे थे, एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं ना फरा, उनको ये देखना होगा कि क्या वहाँ पर ऐसे टीचर्स मौजूद हैं ये जो 4 साल डिग्री है जिसको हम बीकॉम ऑनर्स कह लें, बीएस ऑनर्स कह लें, क्या उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। और जो सेमेस्टर सिस्टम है ये बिल्कुल उस एनुअल सिस्टम से मुख्तलिफ है। हाँ, और दूसरा फिर ये कि मैं तो उन वालिदैन का सोच रही हूँ ना जो ये सोच रहे होते हैं कि हमारा बेटा ग्रेजुएशन कर ले किसी तरह से, उन्होंने उतने ही पैसे रखे होते हैं कि किस दिन इसकी फीसें जो है ग्रेजुएशन की पूरी होंगी, इसकी डिग्री पूरी होगी, ये कुछ कर सकेगा। अब उन्हें 2 साल और एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। मुलाजमतों का ये सूरत हाल है कि लोग तो MBA करके जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, PhD करके जो है उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये नौजवान जो एसोसिएट डिग्री लेके निकलेगा, मार्केट में कहाँ जगह है? कौन सा वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो टेक्सटाइल वाले को कहेगा आओ मेरे पास पेड इंटर्नशिप जो है वो तुम कर लो? तो ये बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं जिसको के ऊपर काम करने की जरूरत होगी। तो बात अगर कमाने की है ना, तो अब जो वीडियो गेम्स के शौकीन अफराद हैं वो भी कमा सकते हैं, और वो कमा भी रहे हैं पूरी दुनिया में। अब पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। और ये जो वीडियो गेम्स के शौकीन अफराद हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एनिमेशन और वीडियो गेम्स का जो खुसूसी प्रोग्राम है वो एक लाने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पर नौजवानों को मुखातिब करते हुए लिखा था कि अगर पढ़ने में दिल नहीं लगता ना, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है और मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलने की आदत है, तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारी वजारत जो है वीडियो गेम्स प्रोग्रामिंग के हवाले से प्रोग्राम ला रही है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम $90 अरब की गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। और वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि हिस्सा लेने वाले नौजवानों को गेम सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम नौजवान के लिए गेम ही नहीं, गेम चेंजर होंगे। और दुनिया भर में ऑनलाइन गेम्स के बैनुल अक़वामी मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इवेंट या लीग में जीतने वाली गेम्स को लाखों डॉलर्स का इनाम भी दिया जाता है। और ये वाकई गेमिंग इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। और मेरे बच्चे अक्सर मुझे, जब वो हर वक्त में देखती थी ना कि वो खेल रहे हैं, तो मैं कहती थी ये क्यों ऐसे करे, तो वो कहते थे ये गेमर्स हैं और ये इससे इतने पैसे बनाते हैं। तो मैं उन्हें यही कहा करती थी कि ये वहाँ बनाते हैं, यहाँ पर पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे ख़राब। तो यहाँ पर आपको पढ़ना लिखना इस वाहिद ऑप्शन, तो बड़ी ज़बरदस्त बात। दुनिया बदल रही है फराद, दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान बदल रहा है। और यूट्यूब से अगर आप पैसे कमा सकते हैं, सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं, तो पाकिस्तान में आप इससे भी पैसे कमा सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी को हमें प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक और इसका एंगल भी है जो वालिदैन सोचते हैं कि जहाँ मोबाइल फ़ोन्स और दीगर जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनके बहुत से फ़वाइद हैं, वहीं इन डिवाइसेस की वजह से माशरे में बिगाड़ भी पैदा हो रहा है। ये तो मैं भी समझती, किसी भी चीज़ की ज्यादती वैसे ही ज्यादती होती है ना। ये तो मैं भी समझती हूँ। अब हम सही समझते हैं या नहीं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर नुशाबा मन्नान हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुशाबा मन्नान। पहले तो बताइएगा हम सही समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आई एज अ मदर मैं समझती हूँ कि बच्चों में वायलेंस, इतनी एग्रेसिव गेम्स हैं, हाइपर एक्टिविटी, फिर हर वक्त वो उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की तो उन्हें आदत ही नहीं रहती, पता ही नहीं। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपकी मदद करने का फरा। बात यह है कि ज़्यादती किसी भी चीज़ की, जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो गलत है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेरी जो अपनी एक ज़ाती भी राय है और एक जो एज अ प्रोफेशनल मैं बात करूँगी, किसी भी चीज़ के हमें इसको ख़ासकर जो गेमिंग डिसऑर्डर का नाम जब इसको दिया गया WHO की तरफ से, और फिर इवन जो DSM-5 है उसमें भी 2013 में इसका जिक्र हुआ, एडिक्शन है। इसको डिजिटल हीरोइन का नाम दिया गया। इसके थोड़े से बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, ड्रॉबैक्स हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और सोशल भी हैं। जैसे अभी आपने कहा बच्चे खेल रहे हैं और कितना ज़्यादा, देखिए एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग इज़ एडिक्शन। वो कुछ भी हो सकती है। हमारे मुल्क में कुछ दिन पहले आप लोगों ने शो किए थे बहुत ज़्यादा, वो PUBG को लेकर एक शोर मच गया, बच्चे खुदकुशी के ऊपर आ गए। इसलिए मैं समझती हूँ कि जो गेम्स डिज़ाइन हो रही हैं, इसको मैं 5th जनरेशन वॉर समझती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए लेके उसमें फ्रस्ट्रेशन, उसमें एग्रेशन, आगे इतनी अनसर्टनिटी है। बच्चा बहुत सारी चीज़ें अवॉइडिंग बिहेवियर सीख लेता है, झूठ बोलना सीख लेता है,
पेरेंट्स जिस वक्त मना करते हैं, आप टाइम लिमिट रखते हैं उसके लिए बच्चे के लिए कि आपने इतनी देर तक खेलना है तो ठीक है, लेकिन 40 मिनट या एक के बाद ये आपके ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया जिसको हम हाइपोकैम्पस कहते हैं उसको ये साइज़ में इंक्रीज़ का, आप अपने बॉडी का कोई भी एक मसल अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो उस इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली स्क्रीन को एक टाइम दे रहे हैं और एक ही गेम के, फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट, कहाँ गए वो टीपू सुल्तान और शेरशाह सूरी आपने तो एज ऑफ एम्पायर ये गेम्स के अंदर ही आप उस साइबर वर्ल्ड में जो सेंस ऑफ अचीवमेंट जिससे इंसान की जिबिल्लत में जो पैदा होता है, वो जो आपको जंग के मैदान में या आपको ज़िंदगी के मैदान में जो आप फेस करते हैं उस फियर को, उस चैलेंजेस को फेस करते हैं। और मैं समझती हूँ हमारे बच्चे उस साइबर वर्ल्ड के अंदर, बाहर वो बिल्ली चूहा देखेंगे डर जाते हैं, उस साइबर वर्ल्ड में वो हीरो होते हैं। आप ये देखें, और गोलियां ये भी और हमने देखें हमारे जो आप देखें एबनॉर्मेलिटी डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। आप अपने नॉर्म, रिलीजन और कल्चरल वैल्यू से जिस वक्त आप हटते हैं तो आप उस नॉर्मेसी कर्व से हट जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, काम कर रहे हैं, आप करें काम, आप डिज़ाइन करें ऐसी गेम्स जो बच्चों के लिए हो उसके लिए, लेकिन SOPs हर एक चीज़ की आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। बच्चों के लिए में ओबेसिटी, नेक इश्यूज़, स्किन के इश्यूज़ आ रहे हैं आगे लेटर ऑन, खुदकुशी के ऊपर। अब ये बच्चे सबसे ज़्यादा आप ये देखिए कि टाइम गुजार क्यों रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस पे बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अहम इनिशिएटिव है, आप कैसे देख रहे हैं? और जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं उनको कितना खुश होना चाहिए? क्या ये सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने वालों का काम है या जो प्रोग्रामर्स हैं आप उनकी बात कर रहे हैं? ये ज़रा बता दीजिएगा। सबसे पहले तो ये उनका काम है जिनको शौक है। जिसको शौक नहीं है वो कोई काम कर ही नहीं सकता, और वो किसी को वो काम करने चाहिए जिसको उसका शौक नहीं। तो वही लोग उस काम में आगे जाते हैं जिनको जो काम करने का शौक होता है। लिहाजा मैं तो ये हमेशा इस बात का हामी हूँ कि बच्चों को कोई भी फोर्स ना करें कि ये करें वो करें। जो अच्छे हैं, जिनको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है उनको स्पोर्ट्समैन बनने दें, जिनको गेम्स में, वो कंप्यूटर्स में है उनको वो करने दें, जिनको लिखने में दिलचस्पी है उनको लिखने दें, वो उसी में आगे जाएंगे जिसका उनको शौक है। आप उनको ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो इनिशिएटिव है हमारा वीडियो गेमिंग का और एनिमेशन का एक और बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन खालिस्तान वीडियो गेम्स को $90 बिलियन की मार्केट है दुनिया की। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसकी ग्रोथ जो है वो 20% है इस वक्त। और हमारी जो कंपनियां हैं उनके पास बच्चे नहीं मिल रहे उनको जिनको वो एम्प्लॉय कर सके। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम FA, पहले तो BA पास हैं लेकिन बाद में FA पास भी ले आएंगे, जो उन बच्चों को इंशाल्लाह हम सर्टिफिकेशंस में डालेंगे और वो वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए अपनी खिदमत दे सकेंगे और अपने पैसे भी बना सकेंगे। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब ये भी फरमाइएगा कि ये आपका तो एक विजन है, लेकिन होता यह है कि आपका विजन है और उसके बाद हो सकता है नई आने वाली गवर्नमेंट या नया आने वाला मिनिस्टर जो है वो उससे एग्री ना करे और वो उसको दोबारा से रिवर्स उस पर डाल दे। ये कितना एक सस्टेन, क्योंकि बच्चों का करियर जो है वो डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एक पॉलिसी बनाई है वो कितनी लॉन्ग टर्म है, कितनी उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। आज अगर हम अपने बच्चों को कह दें कि ये आ गया एक इनिशिएटिव, आप गेमिंग में अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करें, पता चले कल कोई एवेन्यू बंद तो नहीं हो जाएगा। देखिए, ये जो एजुकेशन वगैरह का मामला है ना, ये तो अब वैसे ही गवर्नमेंट या उनके हाथों से निकल गए। जहाँ पे जिसको शौक है, अब इंटरनेट जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर तो हर चीज़ आपको नेट के ऊपर अवेलेबल है। जिसने पढ़ना है उसने पढ़ लेना है, कर लेना है। फिर वर्ल्ड मार्केट आपके लिए ऊपर है। अगर आप गवर्नमेंट सिर्फ ये करती होती है कि गवर्नमेंट की फायदा ये होता है, अब ये जो सारा फॉर एग्जांपल अगर कोविड में आप देखें, ये हम तो नहीं बना रहे, गवर्नमेंट तो नहीं बना रही चीजें, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी सारी बना रही है। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इनिशिएट किया था और हमने इसको सारा जो टेस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको हमने फैसिलिटेट किया। अब पाकिस्तान में सब कुछ बनना शुरू हो गया। गवर्नमेंट का काम यह है कि ये एक कोऑर्डिनेशन का रोल करे। So we are playing a coordination role. Rest is obviously the market will decide किधर क्या होना। बिल्कुल ठीक है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहबा,
बच्चा जो उसका इंटरेस्ट है बच्चे का जिस चीज़ में, बच्चे को वही करना चाहिए। अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है तो बच्चे को वो करने देना चाहिए। एक चीज़ एक बात कही ना, उसमें एक ये भी बात है कि देखिए जो स्पोर्ट्स में जाते हैं फिर वो कहें हमें इंजरी भी लग जाएगी, टांग भी टूट जाएगी। आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा रियलिटी चेक देना खुद को। 18 साल तक या 13 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, आपको बच्चों को सोलो फ्लाइट तो देते हैं, लेकिन बच्चे को एक बर्ड आई व्यू भी देते हैं आप। मैंने आपसे पहले कहा था कि इंटरनेट से असेस जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है या बच्चों को लेकर इश्यूज आए हैं, सोशल इश्यूज, आप जब एप्टीट्यूड की बात करते हैं या इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बिल्कुल कोरिलेट करते हैं साथ, आपकी मोटिवेशन को इन्हांस करते हैं, आपके उसको परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। मगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ गेम्स इसलिए बच्चे नहीं खेल रहे कि वो डॉक्टर, जो भी किसी भी फील्ड में वो पढ़ रहा है, लेकिन गेम्स वो खेल रहा है। चाहे वो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, मैथ्स में अच्छे हैं, वो इंग्लिश में अच्छे हैं, वो बायोलॉजी में आगे मेडिकल में जाने चाहते हैं, मगर स्टिल उनके लिए गेम एक एक्टिविटी है। मैं ये समझती हूँ कि आप इसको बैलेंस लेकर चले। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, अगर वो ये डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके साथ आप अपने हीरोज़ का कॉन्सेप्ट, जो गेम्स हैं वो हमारे हीरोज़ को देखें। हमारा ना तो पोकीमॉन हमारा हीरो है और ना कोई ये, हमारे अपने हीरोज़ के उन्हीं को लेकर आप अपनी गेम्स अपने कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ और अपने नॉर्म्स के ऊपर लेकर आप डिजाइन करें। अग्रेसिव देखिए, लेकिन गेम्स कैसे डिजाइन की जा सकती है अपने हीरोज को लेके? हमारा एक माजी का हीरो की जा सकती है। अगर कार्टून आप डिजाइन कर सकते हैं ना, तो आप गेम्स भी डिजाइन कर सकते हैं। बुनियादी क्वेश्चन है इसमें, हमारा एक हीरो है और उस हीरो को हम उस गेम के अंदर डाल देते हैं। वो हीरो उस गेम के अंदर है, जो माजी के आप हीरोज की बात कर रहे हैं। हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उस गेम के अंदर मरे, तो उस गेम के अंदर मरने और जीने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये वाली मैं आपको बात करूं कि अग्रेसिव गेम्स, ये इनके पास अब ये टेक्नोलॉजी के अंदर है, ये इनकी अपनी फील्ड है, ये इसको समझ सकते हैं, लेकिन गेम्स ऐसी डिज़ाइन करें जिसमें हमारे बच्चों में अनसर्टेनिटी, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, याद रखें कि एनर्जी की तरह होता है, ये न्यूटन के 3rd लॉ की तरह होता है। आप अपने से कमज़ोर पर निकालते हैं, बॉस अपनी सबऑर्डिनेट पे वो आके बेगम बच्चों पे और बच्चे खिलौनों पे, आप देखें बच्चे खिलौनों पे निकालते हैं। और अभी जो मुल्क में खुदकुशियाँ हुई हमने देखा, बच्चों ने ली, बहुत सारे मुल्क में कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनका ऐसा इफेक्ट है। मैंने फिर आपसे कहा था कि हर एक चीज़ हमें इस दौर के तकाज़ों के साथ चलना है। इकबाल ने कहा, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, वो मशरिक़ और मगरिब में तेरे दौर का तो आगाज़ है, मगर उस आगाज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें ख्याल करना पड़ेगी। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। बच्चों को बैलेंस रखें, एक्टिविटी स्केड्यूल बना के रखें। अब ये नहीं है कि बच्चा आपसे पूरा दिन ही गेम के ऊपर, चेक एंड बैलेंस 13, 14, 15 साल तक मैं समझती हूँ बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको आप आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपकी ओपिनियन, लेकिन आई स्ट्रांगली एग्री विद फवाद चौधरी साहब की जो पैशन है ना, वो ड्राइव करता है इंसान को। जो बॉक्सिंग करता है उसकी अम्मा यही सी खतरे में रहती है, बेटे तेरा नाक टूट जाएगा। लेकिन फरा पैशन तो सब बच्चों में, गेम एक ऐसा है कि हम भी बैठते हैं ना जब, तो आप सबके मोबाइल में कोई ना कोई गेम होगी, आप इसको आप नहीं, लेकिन ये कि बच्चे जो है ना आजकल सभी खेल रहे हैं, उनके लिए मेरी जो रिक्वेस्ट ये है कि आप टाइम उसमें एक टाइम कर लें और उसमें अग्रेसिव एनिमीज जो हैं या इस तरह की जिसके अंदर वायलेंस है, वायलेंस और एग्रेशन उसके अंदर ना हो, तो अदरवाइज वो ठीक। थैंक यू। लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मल बच्चा है जिसका गेमिंग का नहीं है इरादा करने का, उसको एज करियर जाने का, वो इन हिदायत पे फॉलो करेगा, और जो समझता है कि यही उसका पैशन है और इसी में उसका स्किल है और यहाँ पर ही वो स्ट्रांग है, ही कैन फॉलो द लाइन जो कि फवाद चौधरी साहब ने दी है कि वो उसको एज प्रोफेशन या उसको एज अपना पैशन फॉलो कर सकते। और साथ ही साथ जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बात की कि बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वालिदैन बैलेंस के ऊपर ज़रूर ख्याल रखें कि वो सिर्फ वीडियो गेम ही ना खेलता रह जाए, कुछ बाहर भी निकले, कुछ ग्राउंड में भी खेले और लाइफ स्किल्स भी सीखे। घर मेहमान है उसको अच्छा ही ना लगे कि घर में कोई शख्स आ गया, वो तन्हाई का शिकार ना हो जाए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
खुश आमदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपको भी एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल गई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमजा काश ये खबर जो है कि 2-3 महीने पहले आ गई होती, इसलिए कि शादियों का सीजन शुरू होने से पहले तैयारी हो चुकी होती है। लोगों ने जब सोना खरीदना होता है, हमारी जो बदकिस्मती है, जब सोना खरीदना था कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद शादियां हैं और सब ने जेवर बनवाने, उस वक्त सोना जो यहाँ पे था। अब जब शादियां शुरू हो गई हैं और किसी ने नहीं बनवाना, ज़्यादातर लोग बनवा चुके हैं, तो एकदम से कीमत जो है वो नीचे आ गई है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया और अगले सीज़न में आपकी शादी जो है मतवक्को है, तो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और शादियों के सीज़न की आमद पर एक अच्छी बात लोगों के लिए ये है कि सोने की ख़रीदारी आप नहीं कर सके तो सुनहरी मौका है। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में अचानक बड़ी कमी हुई है और सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत में 2350 रुपए की कमी हुई है। और इसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत जो है 1,10,500 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 2,015 रुपये कमी के बाद 94,736 रुपये हो गई है। आलमी सराफा मार्केट में सोने की फ़ी औंस कीमत जो है $51 कम होकर $1,815 हो गई है। और ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी अचानक ऊपर जा रही है और अचानक नीचे आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। ज्वेलर एसोसिएशन के रहनुमा हारून चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून चांद साहब, बताइए वजूहात हैं, अचानक इतनी कमी आ गई, फिर हम तेज़ी भी देखते हैं, क्या चीज़ है जो इसकी कीमत का तयन कर रही होती है? असल में जो ये जो कोरोना की वजह से पूरा दुनिया में लॉकडाउन हो गया और लोग अपना सरमाया गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे, तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ के तकरीबन $2100 के करीब पहुंच गई थी। अब उस वक्त 1,32,000 रुपये तोला सोना बढ़ के पाकिस्तान में सोना हो गया था और चांदी बढ़ के 1,700 रुपये तोला हो गई थी। अब जिस तरह रेसलिंग बनती जा रही है और लॉकडाउन कम होता जा रहा है, तो वो आस्ते आस्ते गोल्ड नीचे आता जा रहा है। तो आज गोल्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में जब 1810, 12, 15 चल रहा है और यहाँ 1,10,000 और 10,500, 300 और 1,10,000 जैसा चल रहा है। अब जैसे जैसे मेरे को अभी थोड़ा सा लगता है कि अभी तक 95% लोगों ने रेसलिंग तैयार कर ली है, अब इसको भी आते हुए 6 महीने लग जाएगा, तो ये थोड़ी सी करेक्शन आएगी गोल्ड में, अभी भी करेक्शन आएगी। पर लॉन्ग टाइम मुझे गोल्ड में फिर तेजी नजर आ रही है, लॉन्ग टाइम तेजी नजर आ रही है। अच्छा। अब शॉर्ट टाइम जो है जिस तरह ये, जी हाँ, शॉर्ट टाइम जो है कि ये वैक्सीन तैयार भी हो जाएगी, तो ये इसको 6 महीने लगेंगे, तो हो सकता है कि दुनिया खुल जाएगी, तो फिर गोल्ड की प्राइसेस नीचे आएगी, कि फिर दूसरे लोग सरमायाकारी और चीज़ों में करेंगे। इस वक्त मजबूरी थी कि पेट्रोल भी नीचे आ गया था, ज़ीरो हो गया था, और गोल्ड की एक प्राइस वही थी कि लोग अपना बैंक इंटरेस्ट रेट भी लोगों ने ख़त्म कर दिया, कम कर दिया था, तो लोगों ने अपना सरमाया महफूज करने के लिए गोल्ड की तरफ सरमायाकारी की थी। और ये भी इंटरनेशनल एक सट्टा है कि गोल्ड में कभी क्रूड ऑयल पे, कभी प्रॉपर्टी पे, इस तरह ये साहब ये फरमाइएगा सिलसिला चल रहा है कि अब अगर खरीदारी का वक्त मुनासिब है, यानी कोई अगर चाहे कि बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, तो वो क्या खरीद लें इस टाइम पे, इस 2000 की कमी का फ़ायदा उठाते हुए, कि पता चले जैसे आप कह रहे हैं अगर मुल्क के दुनिया के हालात जो हैं बेहतर हो जाते हैं 6 महीने साल बाद, तो वो हो सकता है ये 6,000 और नीचे आया हो। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है 5-6 हज़ार नीचे आ जाएगा, मगर 1 लाख से ऊपर ही होगा, क्योंकि ये हमारा रुपया नीचे डिवलेशन की तरफ चला गया है और डॉलर दुनिया में गैर मुस्तकम हो रहा है, पाकिस्तान में मुस्तकम हो रहा है। तो इसकी वजह से ये मौका अच्छा है, मुनासिब है कि इस वक्त शादियों का सीज़न भी है, जिन्होंने बना लिया है वो तो ठीक है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए बेहतर मौका है कि इसमें सरमायाकारी भले इस हफ्ता ठहर जाए, 1 हफ्ते ठहरने के बाद कर ले, क्योंकि अभी 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा मुझे करेक्शन लगता है कि गोल्ड में करेक्शन आएगा और थोड़ी कमी आएगी। बिल्कुल ठीक। हारून साहब ये बताइएगा कि जब सोना महंगा हो जाता है, हमने पीछे देखा कि इतना महंगा हो गया था, मार्केट पर क्या असरात होते हैं? लोग कम लेना शुरू कर देते हैं या लोगों ने शादियां तो करनी होती हैं तो फिर सोना तो उतना ही लिया जाता है? आप क्या ट्रेंड देखते हैं? नहीं, देखें, जिनके पास कुव्वत ख़रीद है और जिस तरह गोल्ड प्राइसेस बढ़ती जा रही है ना, गोल्ड प्राइसेस, तो इसी तरह लोग डिमांड बढ़ जाती है
कि और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। अब भाव नीचे आ रहा है ना, तो हर आदमी इंतज़ार कर रहा है कि और नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो रुक रहा है। तो एक तो लॉकडाउन है, कारोबार नहीं है बिल्कुल, शादी का सीज़न भी है, तो आपको मालूम है कि वो गैदरिंग भी 300 आदमी की कर दी है। पहले हमारे यहाँ मायू, मेहंदी, ऐसी सारी रस्में चलती थी, उसके ड्रेस भी अलग थे, उसके कपड़े भी अलग थे, उसके सोने की डिज़ाइन भी अलग थी। अब ये तो अब वलीमा और निकाह का 2 सूट पे किया जाता है। और आजकल तो किस्टी क्राइम में भी इतना इजाफा हो गया, परचेसिंग पावर नहीं है, लोग चांदी के अंदर और इमिटेशन ज्वेलरी के पर आ गए। गोल्ड जो है पहले 10-10 तोले के, अब 2 तोले 1.5 तोले में काम चलाते हैं। अच्छा हारून जान साहब, आपको बहुत सी, जी बिल्कुल सही सर, आपको बहुत से ख़ानदान और ख़वातीन सुन रही हैं, मशवरा दे दीजिएगा कि ख़रीदारी कर लें या इंतज़ार करें। देखें अभी जैसे अगर 10 तोले अगर लेनी है तो 5 तोला अभी खरीदे और 5 तोला थोड़ा रुक जाए ताकि नीचे आ जाए तो रेशो कम हो जाए, अगर बढ़ जाए तो फिर भी ले ले। तो ये मौका इस वक्त आधा लेने का है, आधा बाद में ले। मैं तो कहता हूँ जो खरीदारी करनी है थोड़ी सी करे, थोड़ी और रुक जाए, ताकि अगर एकदम बढ़ गया, देखो ये कुछ कह नहीं सकते, दुनिया का सिनेरियो एकदम चेंज हो जाता है। तो अगर एकदम बढ़ भी हो सकती है, क्योंकि डॉलर काफ़ी $1860 $6 हो गई थी, अब बढ़ के 13। अगर ये इसने 1800 को तोड़ा तो फिर 1750 हो जाएगा, नहीं तो 1800 से ऊपर रहा तो हो सकता है कि 1860-70 भी डॉलर फी आउंस हो जाए। तो फिर हारून चांद साहब बहुत शुक्रिया, आपका रहनुमा ज्वेलर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। तो बच्चों की तवज्जो फरमाएं कि आधा सोना खरीद लें, ये जो है ना हारून चांद साहब कह रहे थे कि आधा सोना आपको खरीद लेना चाहिए, हो सकता है कि आगे 2 हफ्ते में मजीद कम हो जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ लोग सोना होते हैं, हाँ। वो ऐसा कोई पारस पत्थर होते हैं, और पारस पत्थर का भी कितना खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है ना कि जिसको छू जाता है उसको सोना बना देता। तो एक ऐसे ही पारस पत्थर जो है, जो कि एक नरम दिल इंसान लोगों का एहसास करने वाली खातून, जिन्होंने साबित किया है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों के लिए कुछ कर जाते हैं। और आपको एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं जिन्होंने नौशेनवाही गांव में बेवा खवातीन और यतीम बच्चियों को बासलाहियत बनाने के लिए वोकेशनल सेंटर खोला हुआ है, और इदारे से इलाके भर की खवातीन मुस्तफ़ीद होकर हुनर सीख रही हैं। नासिर खान वहाँ पर मौजूद हैं, नासिर से जान लेते हैं। जी नासिर, मिलवाइएगा हमें। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके पीरपियाई में। यहाँ की समाजी खातून सीमा बाबर ने यहाँ की यतीम बच्चों, बेवा ख़वातीन के लिए और नौजवान लड़कियों के लिए एक वोकेशनल सेंटर खोला हुआ है, जिसमें इस इलाके की जितनी भी बेवा ख़वातीन हैं, नौजवान लड़कियाँ हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पर आती है और हुनर सीखती है। और न सिर्फ यहाँ की मकामी बल्कि आसपास के इलाकों से भी यहाँ पर ख़वातीन आती है और सिलाई कढ़ाई का काम जो है बेहतरीन अंदाज में सीखती है। ये वोकेशनल सेंटर जो है यहाँ पर 10 साल से कायम है, और इनका कहना है कि यहाँ से सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ जो है वो यहाँ से फारिग हुई है और ये हुनर सीख चुकी है। और जितनी भी बेवा ख़वातीन थी वो अब जो है अपने घरों में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। ये वोकेशनल सेंटर जो है यहाँ पर ये अपनी मदद आपके तहत चला रही है और हुकूमत की जानिब से इसको किसी किस्म का सपोर्ट हासिल नहीं है, इनका कहना है। बल्कि यहाँ के मकामी लोगों का भी यही कहना है कि इस वोकेशनल सेंटर को अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो यहाँ के आसपास के जितनी भी बेवा ख़वातीन है उसको मज़ीद जो है बेहतरीन तरीके से ये हुनर सीखने का अमल जारी रहेगा। जी ठीक है नासिर, शुक्रिया आपका। और इससे ये भी एक बात पता चलती है कि जो भी स्किल आपके पास है, हुनर आपके पास है, वो बहुत काबिल कदर है। आप उसको सीखें भी, उसको सिखाएं भी, उसको फैलाएं भी और उससे कमाएं भी। बिल्कुल ऐसा ही। और अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और वो कौन है
जिसको इंजेक्शन लगते हो और वो सुई जो है ना उससे रोया ना हो बचपन में, तो तड़प तड़प के ना रोए, और अब भी अगर कोई इंजेक्शन लगने की बारी हो तो एक दफ़ा तो आप दिल पक्का करके लगवाते हैं कि आंखें आप बंद कर लेते हैं यार, अच्छा ठीक है अब तो होना ही है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे, और इंजेक्शन की बारीक सुई देख कर ही रो रो के बुरा हाल हो जाता है, और जब बच्चों को ये लगाया जाता है उस वक्त तो फिर बच्चों को चुप कराना भी एक आर्ट है। हाँ, और उसके बाद बच्चों को बहलाना और दोबारा उनको लेके जाना जो है ना वो उससे भी बड़ा आर्ट है। लेकिन अब बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए सबके लिए अच्छी खबर यह है कि बिना दर्द वाली सुई बना ली गई है। अब इंजेक्शन लगेगा तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जादुई सुई बनाने का कारनामा पाकिस्तानी तालिब इल्म ने अंजाम दिया, और जिस पर उन्होंने ग्लोबल पीडियाट्रिक रिसर्च इन्वेस्टिगेटर अवार्ड ने नाम कर लिया है। ये कैसे उनके दिमाग में ख्याल आया, ये कैसे उन्होंने बना लिया, हमारे साथ ही मौजूद हैं मीर इब्राहिम साजिद, उनसे बात करेंगे। इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इब्राहिम, सबसे पहले तो बताएं ये ख्याल कैसे आया था, और ये कैसी, ये वाकई सुई ही है, नेडल ही है कि जिसकी दर्द ही नहीं होगी, ये कैसे होगा? मुझे लगता है इब्राहिम को खुद बहुत डर लगता होगा बचपन में, तो उन्होंने कहा यार इसका कोई हल ही निकालो पक्का। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मीर इब्राहिम साजिद है। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ये जो सुई का खौफ है ये बच्चों और बड़ों में यकसां पाया जाता है। बच्चों में ये डर बचपन से ही, माँ बाप जब बच्चे सो नहीं रहे होते या काम नहीं कर रहे होते तो उन्हें कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो आपको सुई लगाएंगे, तो अस्पताल आने से पहले ही बच्चे के दिमाग में ये डर जो सुई का होता है वो बैठ जाता है। अगर मेडिकली या साइंटिफिकली बात करें तो जो पेन होती है या जो नीडल का खौफ होता है वो ट्राइपैनोफोबिया कहलाता है, और ट्राइपैनोफोबिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है विजुअल स्टिमुलस, यानी कि जब आप सुई को देखते हैं तो आपको डर लग जाता है, और दूसरा होता है सेंसरी स्टिमुलस, जब सुई आपकी स्किन को टच करती है तो आपको खौफ होता है कि यार ये पियर्स करके मेरी स्किन के अंदर चली जाएगी। उसको खौफ को भी ख़त्म करने के लिए ये दो एलिमेंट्स हमने कंबाइन किए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग जब ये डिवाइस अपनी जो भी बनाएं या जो भी सोल्यूशन इन्वेंट करें वो चीप हो, क्योंकि हम लोग एक लो मॉइशी इनकम कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लोगों के पास वसाइल नहीं है हेल्थ के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करने के। तो हम लोगों ने, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, हम लोगों ने एक हैकाथॉन हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था, और चंद लोग जिनके दिमाग में यही बात थी कि हमने सुई का डर बच्चों में कम करना है, हम लोगों ने एक टीम बनाई, और उस टीम के अंदर हम लोगों ने पहले एक डिवाइस बनाई, और जब उस डिवाइस को हमने अपने फ्लेबॉटमिस्ट या सीनियर नर्सिंग स्टाफ जो ये सुई लगाने में महारत रखते हैं, जब उन्होंने मसनूई बाजुओं के ऊपर उसको टेस्ट किया तो उनको लगा कि ये डिवाइस जो है ये कारामद नहीं है, ठीक है। लेकिन दैट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन इज़ लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड गेटिंग अप एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो फिर हम लोगों ने फिर सर जोड़ के बैठ गए और हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई जो मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। वो डिवाइस जो है वो हम लोगों ने डेवलप की, हमने उसको अगेन नर्सिंग स्टाफ और सीनियर फ्लेबॉटमिस्ट को दिखाया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। फिर हम लोगों ने अपनी ये रिसर्च है इसको जरीदा नेचर पीडियाट्रिक्स, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स का ऑफिशियल जर्नल है, हमने उनको भेजी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया, और हमारी टीम को सराहते हुए मुझे ये अवार्ड ग्लोबल पीडियाट्रिक रिसर्च इन्वेस्टिगेटर का भी अता किया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको ये अवार्ड दिया गया हमारी रिसर्च के ऊपर। बिल्कुल इब्राहिम, ये बहुत अच्छी बात है। हमने वो देखा, एक वीडियो सामने आई थी कि वो एक डॉक्टर है, वो निडल बच्चे को लगा रहा है, बच्चा जब कंफर्टेबल हो गया तो उसने वो टीका भी लगा दिया और बच्चे को पता ही नहीं चला। ये हमें डिवाइस दिखाएं कि ये कैसे काम करेगी, जरा हमें और व्यूअर्स को ये दिखाएं तो सही कि ये कैसी डिवाइस है। बेशक। सो इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस। ये कार्डबोर्ड से बनी गई है, ये एक गत्ता है जो कार्डबोर्ड है, इसके साथ हमने ये स्लीव अटैच कर लिया है। ये स्लीव इज़ जस्ट फॉर इजी वेयरिंग ऑफ द डिवाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अपने हाथ से इसको पहनता हूँ, ये मैं आपको पहन के दिखा दिया, ये डिवाइस यूँ पहनी जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नीडल लगानी है बच्चे के, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देखें, बच्चे के एंगल से देखें, तो बच्चे को यहाँ से सिर्फ ये कार्टून नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे ड्रॉ होंगे या स्टिकर्स जो हैं यहाँ लगे होंगे, बच्चे को सिर्फ ये नज़र आएंगे, बच्चे को यहाँ पे लगती हुई सुई नज़र नहीं आएगी। तो बच्चे के लिए ये सुई इनविजिबल हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह को, जो ये वाली आगे वाली जगह है, हम इसको टॉपिकल एनेस्थीसिया या टॉपिकल लिग्नोकेन लगा के सुन कर देते हैं। तो
तो जब बच्चे को सुई लगेगी यहाँ पे तो बच्चे को उसकी कैफियत महसूस नहीं होगी, तो उसके बच्चे के लिए वो नीडल पेन फ्री हो जाएगी। तो इनविजिबल कार्डबोर्ड से हो गई और पेन फ्री लोकल एनेस्थीसिया से हो गई। ये टोटल इजाद जो है ये 30 रुपए की है और इससे मिलती जुलती जो सेम चीज़ को टैकल करने की इजाद है वो अमेरिका में बजी टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो तकरीबन $200 की है और ये तकरीबन 30 रुपए की टेक्नोलॉजी है जो $2 या $1.5 के पास ये जो है ये बनती है और हमारे मुल्क के लिए ये बहुत मुफीद है। बिल्कुल मीर इब्राहिम साजिद, डेफिनेटली एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये ग्लोबल पीडियाट्रिक रिसर्च इन्वेस्टिगेटर का जो अवार्ड मिला है, ये यकीनी तौर पे हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। लेकिन ये सिर्फ बच्चों पे काम करेगी कि बड़ों के ऊपर भी काम कर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होगा वो बच्चों पे होगा क्योंकि ये बच्चों की आइडिया के लिए बनी थी, लेकिन जैसे हम फेज़ 2 या फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल पे जाएंगे तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इनको बड़े बच्चों के लिए भी हम लोग या बड़े लोगों के लिए भी इसको जो है बनाएं, इसके अपर्चर को बड़ा कर दें ताकि बड़ों का भी हाथ इससे गुजर सके, क्योंकि ये फियर जो है ये बड़ों और बच्चों में यकसां पाया जाता है। मैं इसी आपके शो के वसीले से अपनी जी एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, एक डॉक्टर होना और उसके बाद ही इतना इनोवेटिव होना, ये कैसे हुआ? बिकॉज ये आपने क्यों सोचा? आप तो अपनी डिग्री पूरी करके अपनी कंसल्टेंसीज और चक्कर में जा सकते थे, सो व्हाई पॉन्डरिंग ऑन दिस कि दर्द कैसे कम की जाए और ये इन्वेस्टिगेट किया जाए या रिसर्च की जाए? मेरा बहुत ज़्यादा शौक ग्लोबल हेल्थ और ग्लोबल सर्जरी के अंदर है, इसका मतलब ये है कि एक्सेसिबल एंड इक्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर एवरीवन इन द कंट्री, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो उस बस माइंडसेट को लेके मेरे दोनों वालिदैन डॉक्टर हैं मेयो अस्पताल के अंदर, तो मेरा बचपन काफ़ी ज़्यादा अस्पताल में गुजरा हुआ है। उस वजह से मुझे बच्चों में भी ये डर देखने को मिलता था, बच्चे अपना ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करवाते थे, और अगर हम ये डर ही उसके अंदर बच्चों के अंदर से निकाल दें तो बच्चों के अंदर ट्रीटमेंट रेट बढ़ जाएगा, जो कि सारे डॉक्टर्स की भी पता है, वो सारे माँ बाप की भी पता है, वो बच्चों के लिए भी आसानी है। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम इन किया और हम उम्मीद करते हैं कि जब इसके तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो जाएंगे तो बच्चों को ये मसला नहीं होगा और वो मसला असल में पेरेंट्स को होता है। और डॉक्टर्स भी जो है ना ये भी सोचेंगे कि दर्द ना हो, किसी तरह से मेरे पेशेंट को रिलीफ मिले। अच्छा जी, अब हमजा ने हमें कुछ स्टोरी। अच्छा, मुझे क्यों निकाला सुने हुए आपको कितनी देर हो गई है? हर रोज ही सुनते हैं, अब तो बच्चे भी ये कहना शुरू हो गए हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों कमरे से निकाला। लेकिन अब मैं आपको एक नया एंगल बता रहा हूँ मुझे क्यों निकाला। अच्छा, क्रिकेट में ऐसा आ गया, मोहम्मद आमिर जो हमारे फास्ट बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है, दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में उनको शामिल नहीं किया गया, जिस पर वो खासे नाराज़ हैं। और सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने कहा है कि लीग क्रिकेट को कभी पाकिस्तान के लिए खेलने पर फोकियत नहीं दी, लेकिन जब मुझे शामिल ही नहीं करेंगे तो रोजी रोटी तो कमानी है। कहते तो ठीक है, क्या कहते हैं आपको वो सुना। अब मुझे तो खुश होना चाहिए था, मुझे दुख हुआ कि मैं न्यूजीलैंड से बाहर हूँ, ठीक है। अगर तो मैं फिर मुझे तो खुश होना चाहिए था, ठीक है, मुझे न्यूजीलैंड नहीं ले गए, मैं तो श्रीलंका जा रहा हूँ। मुझे तो फिर तो मिसबा साहब का थैंक यू बोलना चाहिए था, बजाय उनसे ट्विटर पे बात करने के। मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए था कि यार थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ड्रॉप कर। मुझे आई स्वेयर टू गॉड मुझे दुख हुआ था कि मैं न्यूजीलैंड नहीं गया। तो लीग बंदा तब खेलता है जब नेशनल ड्यूटी से ऑफ होता है। जब मैं नेशनल ड्यूटी नहीं हूँगा तब मैं खेलूंगा, वरना मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे टीम में सिलेक्ट ना करो और मुझे लीग खेलने दो। अगर मैं ये करता कि मैं तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट देता कि जी मैंने पाकिस्तान से नहीं खेलना और मैं लीग खेल रहा हूँ, फिर तो बात ही। लेकिन हाँ, जब आप मुझे ड्रॉप करेंगे, नहीं खिलाएंगे, तो फिर मुझे तो अपना सोचना है ना, ब्रेड एंड बटर तो हमारा क्रिकेट है, हमने भी तो बीवी बच्चे पाले हैं ना। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। सिर्फ एक खता है कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, इसलिए हम आपको वनडे और T20 भी नहीं खेलने देंगे। ऐसे दुनिया में कितने ही क्रिकेटर्स हैं जो किसी एक फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आमिर को जो है उसकी सज़ा दी जा रही है। लेट्स होप कि पाकिस्तान में भी जस्टिस और मेरिट जो है वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि यही वाहिद तरीका है किसी भी कौम के सर्वाइव करने का। जब हम एक यकसा इंसाफ के साथ हर शख्स को मौका देंगे उसकी एबिलिटी के और काबिलियत के मुताबिक आगे आने का, तभी हमें हर प्रोफेशन में बेहतरीन और काबिल लोग मिलेंगे, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो एंकर्स हो, भले वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो। और अब हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।